मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं कृषि के बारे में जानकारियां बताता हूं और स्टूडेंट्स के लिए मैंने लेक्चर अपलोड करे हैं जो अलग अलग प्लेलिस्ट में हैं। देयर आर मैनी लेक्चर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इन डिफरेंट प्लेलिस्ट। तो जिनको इंग्लिश में सुनना है वो उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों के लिए मैंने ये एक कृषि किसान अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंच सके और वो नई तकनीकियों को, नई जानकारियों को जान सकें और उसके वैज्ञानिक कारण भी जान सकें ताकि उनको अपनी खेती में फ़ायदा हो। तो आज जो मैं चर्चा करना चाहता हूं वो ये है कि जो हमारी मिट्टी कई तरह की होती है, भारी मिट्टी, हल्की मिट्टी, बहुत तरह की मिट्टी होती हैं। लेकिन जो एक समस्या आती है हल्की मिट्टी में, हल्की मिट्टी हम उसको बोलते हैं जो बली हुई हो, जिसमें बालू की मात्रा ज़्यादा हो, रेतीली मिट्टी हो। इसमें ये एक समस्या होती है कि पानी रुकता नहीं है। जो सिंचाई का पानी दें या जो बारिश का पानी होता है वो रुकता नहीं है और जल धारण क्षमता इसकी कम होती है। तो जो भी हम पानी डालते हैं वो तुरंत जड़ से नीचे चला जाता है। तो इसमें पानी की समस्या तो आती आती है, पानी रुकने की। इसके साथ जो एक दूसरी समस्या है जो हमको नजर नहीं आती वो ये है कि इस पानी के साथ जो हम नाइट्रोजन उर्वरक देते हैं, खासतौर से नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन चाहे यूरिया के माध्यम से दें चाहे दूसरे उर्वरक के माध्यम से दें, इस पानी के साथ बहकर के नीचे चली जाती है, जिसको हम लीचिंग बोलते हैं, निच्छालन बोलते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है फिर इस प्रकार की भूमि में हमें ज्यादा नाइट्रोजन देने के लिए ज्यादा यूरिया देना पड़ता है, जिससे हमारी खेती की लागत बढ़ जाती है। तो ये नुकसान हमें नजर नहीं आता है। तो ये नुकसान बहुत ज्यादा है हल्की मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, कि नाइट्रोजन पानी के साथ बहकर के नीचे चली जाती है। तो आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा, चली क्यों जाती है और इसको रोकने का क्या उपाय है ताकि हम नाइट्रोजन का अच्छा प्रबंध कर सकें और हमारी खेती में लाभ हो। देखिए, जमीन में जब हम पानी डालते हैं तो हम सभी देखते हैं पानी डालने के बाद वो नीचे चला जाता है। अब ये पानी जो जाता है जमीन के नीचे जाता है, मिट्टी में जाता है, वो छेदों से जाता है। तो मिट्टी में छेद हैं जिससे पानी नीचे जाता है। अब ये कुछ छेदों का आकार छोटा है, कुछ छेदों का आकार बड़ा है। तो जिन छेदों का आकार छोटा है उसमें पानी बहुत नीचे तक नहीं जा पाता, जाकर के रुक जाता है, फंस जाता है। लेकिन जो छेद बड़े हैं, बड़े साइज के हैं, बड़े आकार के हैं, उसमें पानी सीधे नीचे चला जाता है और रुकता नहीं है। और पानी का भूमि की ऊपरी सतह के 15 सेंटीमीटर से 15 से 20 सेंटीमीटर में रुकना जरूरी है, वहां नमी होना जरूरी है, क्योंकि पौधों की अधिकांश जड़ें 15 से 20 सेंटीमीटर तक ही होती हैं। तो इसी को जड़ क्षेत्र में पानी नमी होनी चाहिए और इसी में पोषक तत्व होने चाहिए। लेकिन जो पोषक तत्व है जैसे नाइट्रोजन है वो पानी के साथ घुल के नीचे चली जाती है। तो यह समस्या यूरिया के साथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूरिया तुरंत पानी में घुल जाती है और पानी में घुलने के साथ ही नीचे जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाती है, फिर पौधों को मिलती नहीं, वापस नहीं हो पाती। तो ये तो एक कारण मैंने बताया कि क्यों हल्की बलुई मिट्टी में नाइट्रोजन का निच्छालन, लीचिंग से नुकसान होता है। अब इस समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, समस्या का कारण क्या है? समस्या का कारण यह है कि जो मिट्टी के छेद हैं जो जिनसे पानी उग जाता है उनका आकार बड़ा है, जबकि चिकनी मिट्टी, क्ले मिट्टी में यह आकार छोटा होता है जिसमें पानी रुक जाता है। तो अगर हम किसी तरह से इस आकार को छोटा कर दें तो पानी रुक सकता है। पानी रुकेगा तो जल धारण क्षमता बढ़ेगी, जब पानी रुकेगा तो उसके साथ जो नाइट्रोजन और दूसरे पोषक तत्व भी रुकेंगे। तो ये हम इसको कैसे रोक सकते हैं? इसको हम छेद का साइज, आकार छोटा कैसे कर सकते हैं, इसको समझने की जरूरत है। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप अपने निश्चित रूप से जमीन में नाइट्रोजन को बचा सकते हैं और अधिक उत्पादन ले सकते हैं। देखिए, जो बलुई मिट्टी है वो रेत के कण है एक्चुअली वास्तव में। तो जो रेत के कण होते हैं ये इनका आकार बड़ा होता है। तो जब रेत का बड़ा है तो इनके बीच का ये जो स्थान है आप देख रहे हैं, ये भी क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये जो नीले से मैं दिखा रहा हूं, इस पे से पानी होकर नीचे चला जाता है, इसमें रुकता नहीं है पानी, इसमें जल को रोकने की ताकत नहीं होती। छेद जितना बड़ा होगा उसकी ताकत पानी को रोकने की कम हो जाएगी, और इसके बीच के छेद जितने छोटे होंगे उसको पानी की रोकने की ताकत ज्यादा होगी। अब देखिए, पानी आया और ये सब इस तरह से नीचे चला गया। तो एक तो बीच का जो छेद है वो बड़े हैं, दूसरा जो रेत के कण है आपस में चिपकते नहीं है। अगर ये इस तरह से चिपक जाएं, इस तरह से चिपक जाएं तो ये जो है छेद का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इनको चिपकाने की, पास में लाने की कोशिश करनी है। आप देखेंगे कि रेत अगर हमारे हाथों पे लगती है, कपड़ों पे लगती है, हम इसको छुड़ाते हैं तो वो हट जाती है, चिपकती नहीं है। और अगर वही चिकनी मिट्टी लग जाए तो उसको छुड़ाने में समय लगता है, कपड़ों पे चिपक जाती है, रंग छोड़ जाती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। जबकि रेत में चिपकने का गुण नहीं होता है। तो अगर इसके अंदर चिपकने का गुण आ जाए
तो ये जो छेद है, ये जो बीच का जो छेद है, पानी इसी से होके बहता है। तो ये जो पानी कम नीचे जाएगा, पानी इसके बीच में फंस जाएगा। जब इसके बीच में फंस जाएगा तो जल धारण क्षमता भी बढ़ जाएगी और जो नाइट्रोजन है वो भी रुक जाएगी। अब हम इसको कैसे चिपका सकते हैं? तो एक तो रेत के कण बड़े हैं तो बीच का आकार ही बड़ा हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको चिपकाने की कोशिश करें तो हम इस आकार को कम कर सकते हैं। तो हमारा काम क्या होना चाहिए कि किसी तरह से इन कणों को आपस में चिपकाने की कोशिश करें। अब इन कणों को जो चिपकाने का जो काम करते हैं वो करते हैं कार्बनिक पदार्थ। इस बात को समझना है कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो कणों को चिपकाते हैं रेत के। अब इसमें क्या है? कार्बनिक पदार्थ में गोबर की खाद है, जिसे हम FYM कहते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट है, पत्तियां हैं, फसल के अवशेष हैं। इसका प्रयोग आपको ज्यादा से ज्यादा खेत में करना है। हल्की मिट्टी, बलुई मिट्टी में तो ज्यादा आपको करना है ताकि ये कण आपस में चिपक सकें। इस बात को समझना जरूरी है कि हम इनको चिपकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। अभी कार्बनिक पदार्थों में बहुत तरह के रसायन होते हैं जो इसको चिपकाते हैं, उसकी एक अलग केमिस्ट्री होती है। लेकिन जिस भूमि में कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होंगे, रेतीली भूमि में, उसके कणों को ज्यादा चिपकाएगी। अब ये कण ऐसे ना होकर के ऐसी अवस्था में आ जाएंगे, जब ऐसी अवस्था में जाएंगे तो इसमें पानी रुकेगा। दूसरा काम हमको क्या करना है? हमको हरी खाद लेनी है खेत में। अगर संभव हो सकता है तो हम हरी खाद लें, और दलहनी फसल की हम हरी खाद लें तो हरी खाद से बहुत ज्यादा कार्बनिक पदार्थ बढ़ते हैं। तो अगर हम फसल नहीं उगा पा रहे हैं या 2 फसलों के बीच में समय है तो उसमें हरी खाद जरूर ले लें और उसकी पलटाई कर दें भूमि के अंदर, जमीन के अंदर। तो उसकी जड़ों से, उसकी पत्तियों से, उसके तनों से कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। तो ये काम हमको करना है, कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाना है। गोबरी खाद डालनी है, कंपोस्ट डालना है, सड़ी गली पत्तियां डालनी है, फसल अवशेष बचे हैं खेत में मिला देने हैं, फसल काट के जो डंठल बच रहे हैं वो भी उसमें मिला देने हैं, और समय मिलता है तो हरी खाद आप ले सकते हैं। और दलहनी फसल की हरी खाद लीजिए, लेकिन ये हरी खाद हमारी तभी हो पाती है सफल जब हमारे पास पानी हो। अगर हमारे पास पानी है उसको पलटाने के लिए तो हमको हरी खाद जरूर लेनी चाहिए। इससे मिट्टी में बहुत कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है। तीसरा जो हम काम ये करें कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो प्रकृति में ऐसा है कि जब वो जमीन के अंदर कार्बनिक पदार्थों को सड़ाते हैं तो सड़ाते समय कुछ विशेष प्रकार के रसायन निकालते हैं, अम्ल निकालते हैं, जो इन कणों को चिपकाने का काम करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के अंदर ये ऐसी शक्ति है कि कार्बनिक पदार्थों को सड़ाते समय ऐसे रसायन निकालना जो इसको चिपकाने का काम करे। तो अब हमको क्या करना है? जमीन के अंदर सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ानी है। अब सूक्ष्म जीव तो ऐसे मिलेंगे नहीं कि हम कहीं बाहर से लाएं और जमीन में डाल दें। तो इसके लिए ये अच्छा है कि हम इसके लिए जैव उर्वरकों का प्रयोग करें। चाहे हम फास्फोरस सोलराइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग करें, एजोटोबैक्टर का प्रयोग करें, किसी भी हम उर्वरक का प्रयोग करें, एजोस्पर्म का प्रयोग करें, राइजोबियम, अगर हम दलहनी फसल उगा रहे हैं तो राइजोबियम का भी हम प्रयोग करें। मतलब हमें जमीन के अंदर सूक्ष्म जीवों को बढ़ाना है। और सूक्ष्म जीवों की संख्या तभी बढ़ेगी जब कार्बनिक पदार्थ उसके अंदर होंगे। तो कार्बनिक पदार्थों को सड़ाने के लिए ये रसायन निकालेंगे जिससे कि ये आपस में कण बंध जाएंगे। तो आपको जैव उर्वरकों का प्रयोग जरूर करना है। और जैसे एजोटोबैक्टर है, ये जैव उर्वरक आप किसी भी फसल में लगा सकते हैं, धान में, मक्के में, गेहूं में। फास्फोरस सोलराइजिंग बैक्टीरिया है, PSB या PSM जिसे हम कहते हैं, वो भी आप किसी भी फसल में लगा सकते हैं। लेकिन राइजोबियम दलहनी फसल में लगाते हैं तो आप एजोटोबैक्टर का प्रयोग कर लीजिए, PSB का प्रयोग कर लीजिए, फास्फोरस सोलराइजिंग बैक्टीरिया का। इससे जितना भूमि के अंदर सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे, बैक्टीरिया बढ़ेगी, फंगस बढ़ेंगे। कार्बनिक पदार्थ बढ़ा रहे तो फंगस भी बढ़ेंगी। हालांकि एजोटोबैक्टर तो बैक्टीरिया है, लेकिन कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाने से हमारे फंगस बढ़ती है, कवक बढ़ती है, जो मिट्टी के ये रेत के कणों को बांधने का काम करती है। बैक्टीरिया से भी रसायन निकलते हैं जो इन कणों को बांधने का काम करते हैं। तो ये हमको फायदा होगा। और कार्बनिक पदार्थ क्या है? पानी, ये कणों को तो बांधेंगे कार्बनिक पदार्थ जो है, जिससे ह्यूमस बनता है। इसके ह्यूमस के अंदर खुद भी पानी को रोकने की ताकत होती है, तो पानी और रुकेगा। और इन कार्बनिक पदार्थों में, ह्यूमस के कणों में जो पोषक तत्व होते हैं उसको चिपकाने की क्षमता होती है, जिसे हम कैटायन एक्सचेंज बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं। तो जो हम पोषक तत्व डालते हैं वो ह्यूमस के कणों पे, कार्बनिक पदार्थ के कणों पे चिपक जाते हैं, तो पानी के साथ नीचे नहीं जा पाते। मान लीजिए यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ होते तो पानी को भी रोक लेता। मान लीजिए ये कार्बनिक पदार्थ है, कोई ह्यूमस का हमने है, मान लीजिए, तो पानी आता, इस पानी को भी सोख लेता। जो पोषक तत्व आते इसको भी सोख लेता, चिपका लेता। रेत के कणों के अंदर ये ताकत नहीं होती है कि वो पोषक तत्वों को चिपका ले। ये एक समस्या है बलुई मिट्टी में कि नाइट्रोजन को नहीं चिपका पाती है, पोषक तत्वों को नहीं चिपका पाती है। लेकिन कार्बनिक पदार्थ पानी को भी सोख लेते हैं और इन पोषक तत्वों को भी चिपका लेते हैं, और धीरे धीरे जब पौधों को आवश्यकता होती है छोड़ते रहते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ बढ़ेंगे, सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे, हरी खाद से फिर कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा। तो हमारे जो भूमि में ये धीरे धीरे पानी को सोखने की ताकत बढ़ेगी और जो पोषक तत्व डालने वो बढ़ेंगे। अब समस्या जो है नाइट्रोजन की है, बाकी तत्व तो रुक जाते हैं, उतना नुकसान नहीं होता।
नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, खासतौर से यूरिया का। तो जब हम यूरिया को प्रयोग कर रहे हैं तो यूरिया को कई भागों में डालें, एक बार में कई सारी ना डालें, 4 या 5 बार में डालें, 4 से 5 बार में डालें, 2 या 3 बार में ना डालें, थोड़ा थोड़ा के जितनी आवश्यकता है उतना थोड़ा थोड़ा करके डालें। और उसके साथ जब सिंचाई करें तो हल्की सिंचाई करें, कहीं ऐसा ना आपने सिंचाई बहुत ज्यादा कर दी तो वो भी नीचे चली जाएगी। तो अगर हम यूरिया को 4-5 बार में डालना, जैसे फसल की अवस्था होती है धीरे धीरे आप हर हफ्ते डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, या 10-10 दिन पे थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, 20-20% करके डाल दीजिए, 5 बार डाल दीजिए, या 25-25% करके 4 बार डाल दीजिए जितनी हमें डालनी है। तो अगर हम यूरिया का 4 से 5 बार प्रयोग कर रहे हैं, स्प्लिट एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं, तोड़ तोड़ के डाल रहे हैं, तो हमारा उतना नुकसान नहीं होगा। तो अगर हम ये अपना लें बलुई मिट्टी में, हल्की मिट्टी में, तो पानी तो रुकेगा रुकेगा, नाइट्रोजन का प्रबंध भी हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो पोषक तत्वों को रोकने के लिए, खास तौर से नाइट्रोजन को नीचे जाने से रोकने के लिए ये उपाय हम जरूर अपनाएं। याद कर लें, कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाना है, चाहे हमें कोई भी हमें पत्ती डालनी पड़े, डंठल डालना पड़े, गोबर की खाद डालनी पड़े, और जैव उर्वरकों का प्रयोग करना है ताकि सूक्ष्म जीव बढ़े। हरी खाद का प्रयोग हमें करना है। और हमको जब यूरिया डालनी है तो उसको 2 या 3 बार में ना डालें, 4 या 5 बार में डालें, और हल्के हल्की करके सिंचाई दें, पानी दें, ताकि पानी बहुत नीचे ना जाए। और चूंकि हमें हल्का गहरी सिंचाई नहीं करनी, हल्की सिंचाई करनी है, तो सिंचाई थोड़ी जल्दी जल्दी करनी पड़ जाती है। लेकिन अगर हम सिंचाई जल्दी जल्दी करें लेकिन ज्यादा गहरी सिंचाई ना करें तो हम नाइट्रोजन का अच्छे ढंग से प्रबंध कर सकते हैं, और भूमि में नमी भी बनी रहेगी ज्यादा दिनों तक, और हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद।